मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित महिला और युवा मॉक पार्लियामेंट को किया संबोधित। कहा, महिलाओं ने निभाई आपातकाल में लोकतंत्र प्रहरी की भूमिका। भोंसे स्थित हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित दीक्षांत समारोह में 783 प्रशिक्षु सिपाहियों ने प्रदेश पुलिस बल में अपनी सेवा का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के प्रथम चरण में हरियाणा सहित 5 राज्यों में शुरू होगा ऑपरेशन ड्रोनगिरी। विधायक डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने कहा, प्रदेश सरकार ने राज्य और जिला स्तरीय कमेटियां की गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का किया शुभारंभ। जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता समेत 9 संकल्पों पर काम करने की अपील दोहराई। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों पर जितने अत्याचार हुए उतने ही अत्याचार महिलाओं ने सहन किए और इस काले दौर का डटकर वीरता से सामना किया। महिलाओं ने राष्ट्रहित में जो लोकतंत्र प्रहरी के रूप में योगदान दिया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आह्वान किया कि लोकतंत्र के काले अध्याय को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें और इसके प्रति सचेत रहें। उन्होंने आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय के सभागार में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित महिला मॉक पार्लियामेंट को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मॉक पार्लियामेंट की कार्यवाही भी देखी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को समर्पित यह मॉक पार्लियामेंट सेशन आपातकाल के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचार को याद करते हुए उनके त्याग को सलाम करने का दिन है। उन्होंने आपातकाल में अत्याचार का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। सम्मानित होने वालों में प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संगठन महावीर भारद्वाज, एसबी गुप्ता और श्रीचंद गुप्ता शामिल रहे। हम उस दौर को याद करेंगे जब हम उस काले अध्याय को याद कर रहे हैं। उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इस बात को हमें स्मरण करना चाहिए। स्मरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम उस इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो पता नहीं कब हमें फिर उसमें से गुजरना पड़ जाए, उस रास्ते से। अगर हम उस इतिहास को याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को उसके बारे में बखूबी याद रहेगा और याद रहेगा तो हम शायद उस रास्ते से दोबारा न गुजर पाएं, क्योंकि हम चौकस रहेंगे कि इस प्रकार का भी ये अत्याचार हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में आपातकाल लगाया गया उस समय ना तो देश में कोई अस्थिरता थी और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा, परंतु कांग्रेस की सरकार द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति और संकुचित मानसिकता के लिए देश के लोगों पर जबरदस्ती आपातकाल थोपा गया। आज से 50 साल पहले लगे आपातकाल में केवल राजनीतिक अधिकारों का ही हनन नहीं हुआ, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी गरिमा, उनके अधिकारों पर सबसे क्रूर हमला हुआ। महिलाओं को जेलों में बंद किया गया। उन्होंने कहा कि महिला मॉक संसद जैसे महत्वपूर्ण और विचारशील कार्यक्रम का आयोजन उस दौरान हुए अमानवीय कृत्य को याद करने का दिन है। आपातकाल के बाद के आम चुनाव में महिलाओं ने पहले की अपेक्षा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं द्वारा आपातकाल के दौरान निभाई गई जिम्मेदारी सराहनीय है। ये उस दौर की बात है जब संविधान को ताक पर रखकर एक परिवार की सत्ता को बचाने के लिए देश को जेल बना दिया गया था। आज जब इतनी जागरूक माताएं बहनें बैठी हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की लोकतांत्रिक चेतना को कोई फिर से कुचल नहीं सकता। ये अत्याचार जो देश के ऊपर किया है, परंतु मैं देश के लोगों को इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूं। यही तो हमारा पवित्र लोकतंत्र है। अगर किसी का अहम टकरा जाता है तो लोगों की भावनाएं उसको कुचलने का काम करती। और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था जब देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है।
इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में ही आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में युवा मॉक पार्लियामेंट को संबोधित किया। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉक पार्लियामेंट लोकतंत्र का उत्सव है। ये नीति निर्माण की जीवन प्रयोगशाला है। भारत की संसद सिर्फ एक भवन नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का केंद्र है। उन्होंने कहा कि युवाओं को लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवाद की संस्कृति को अपनाना होगा। राजनीति में शॉर्टकट, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को पूरी तरह नकारें। आप केवल जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर भी बने। सरकार हमेशा आपके साथ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुसार भविष्य चुनने का अवसर देगी। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। इस मॉक पार्लियामेंट से जो सीखे उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। विमर्श, सहमति, असहमति और फिर राष्ट्र हित में सर्वसम्मति। लोकतंत्र भारत के लिए कोई विदेशी अवधारणा नहीं है, यह हमारे डीएनए में है। आपको देश की युवा पीढ़ी को ऐसी मानसिकता को पूरी तरह से नकारना होगा। मुझे आपको एक नई राजनीतिक संस्कृति का ध्वजवाहक हम सबको बनना होगा, और वह संस्कृति है परफॉर्मेंस की, वह संस्कृति है ट्रांसपेरेंसी की, और वह संस्कृति है ट्रांसफॉर्मेशंस की। यह संस्कृति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र विरोध का सम्मान करता है, परंतु अवरोध का नहीं। आपातकाल का दौर लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज का भारत आत्मनिर्भर, सामर्थ्यवान और समाधान देने वाला राष्ट्र बन गया है। राष्ट्र निर्माण कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि कर्तव्यों के ईमानदार पालन से ही सशक्त होगा। एक बेहतर विकल्प भी सुझाएं। हम आपको केवल पॉलिसी टेकर नहीं, बल्कि पॉलिसी मेकर के रूप में हम देखना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार की नीति, राजनीति को हमेशा के लिए खारिज करें। आप एक श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करेंगे, ऐसी आप लोगों से। यह मॉक पार्लियामेंट एक शुरुआत है। यहाँ आप जो सीखेंगे उसे अपने जीवन का आप हिस्सा बनाएंगे। हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भोंसी में आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में 783 प्रशिक्षु सिपाहियों ने प्रशिक्षण पूर्ण कर हरियाणा पुलिस बल में अपनी सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रशिक्षुओं ने अनुशासन, पराक्रम और समर्पण का परिचय देते हुए देश सेवा की शपथ ली। इन नए पुलिस जवानों में 264 महिला सिपाही और 519 पुरुष सिपाही शामिल हैं। केंद्र सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और नव प्रशिक्षित जवानों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस गौरवपूर्ण परेड की कमान महिला प्रशिक्षु सिपाही रेणु ने संभाली, जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी। गृह सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस बल में शामिल होना केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा भाव की भावना है। केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों नए कानून को प्रशिक्षुओं ने गहनता से समझा है और इन्हें भविष्य में प्रभावी रूप से लागू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिसकर्मियों को अनुशासित, मानसिक रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से दक्ष होना चाहिए। वहीं हरियाणा पुलिस महानिदेशक चतुर्जीत कपूर ने बताया कि इस बैच में शामिल 783 सिपाहियों में से 718 ग्रामीण क्षेत्रों और 65 शहरी क्षेत्रों से चयनित हैं। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रही और इनमें से अनेक सिपाही उच्च शिक्षा प्राप्त है। प्रशिक्षण केंद्र के पुलिस महानिरीक्षक बी सतीश बालन ने भी सभी अधिकारियों, प्रशिक्षकों, जवानों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि ये युवा सिपाही हरियाणा पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्मृति डाक टिकट, स्मारक सिक्का और आचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। साथ ही 1 साल चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन पर पुस्तकों की रचना की। उन्होंने प्राचीन जैन मंदिरों के
जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री को धर्म चक्र की उपाधि से अलंकृत किया गया। उन्हें मानव कल्याण, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए यह उपाधि दी गई। साथ ही राष्ट्र सेवा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में पीएम के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। भारतीय दर्शन के स्रोत हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, संत और आचार्य हैं। आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ हैं। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। जैन इतिहास को भी उसकी सही पहचान दिखाई। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी। मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक उनका हर प्रयास आत्म कल्याण से लेकर लोक मंगल तक जुड़ा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान चला रहे हैं। भारत सेवा प्रधान और मानवता प्रधान वाला देश है। मानवता प्रधान देश है। दुनिया में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने दुनिया को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। हमारा सेवा भाव अनकंडीशनल है, स्वार्थ से परे है और परमार्थ से प्रेरित है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा है कि यमुना के पानी से बाढ़ बचाव के लिए जिले में 6 स्थानों पर काम जारी है, जिन्हें 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस काम पर करीब 17-18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने ये जानकारी गांव ढाकवाला और गांव सदरपुर में यमुना बांध पर चल रहे कार्यों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ से पहले अलर्ट रहकर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां जरूरत होती है वहां सरकार बाढ़ से बचाव की परियोजनाओं को मंजूर करती है और इन्हें बारिश सीजन के पहले पूरा किया जाता है। पहाड़ों पर ज्यादा बारिश के कारण पिछले सालों में करनाल के यमुना बेल्ट के गांवों को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। इंद्री की तरफ एक जगह यमुना का बांध टूट भी गया था, जिससे बहुत भारी नुकसान हुआ था। अब जरूरत के अनुसार स्टड बनाए गए हैं और पत्थर लगाया गया है। निर्माण स्थलों पर 80% काम पूरा कर लिया गया है। जो पिछले साल जब हमने मुआयना किया था कि ये भी कुछ पॉइंट है जो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे 6 पॉइंट और चिन्हित हुए थे और उन सभी में अभी काम चला हुआ है। इन सभी कामों का मुआयना करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि एक गुणवत्ता सही हो, मटेरियल सही तरीके से पहुँचा कि नहीं, समय पे काम हो, ताकि किसी भी प्रकार से साथ लगते हुए पूरा क्षेत्र जिसमें बहुत सारे हमारे जमुना बेल्ट के गाँव भी हैं, आबादी भी है, किसान भी है, खेती भी है, तो किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उस नाते से हमारा प्रशासन, हमारा विभाग पूरे तरीके से सतर्क है और जो भी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ जरूरतें थी उसको सरकार ने मंजूर किया है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि घरौंडा और इंद्री उपमंडल में बाढ़ बचाव के काम लगभग पूरे कर लिए गए हैं और सभी काम गुणवत्ता बेहतर है। इसके अलावा यमुना के साथ लगते गांव और खेतों में जहां पानी जमाव की समस्या, वहां पर हमने मोबाइल पंप की संख्या बढ़ाई है। बाढ़ जैसी स्थिति के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस बार प्रशासन द्वारा बाढ़ नियंत्रण के काम से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार यमुना के पानी से उनकी फसल खराब नहीं होगी।
फ्लड कॉरपोरेशन के जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के काम चल रहे थे वो नियर कंप्लीशन है, तो वो चीज़ कर रहे हैं। दूसरा एक जो एरिया इंटरनल है जो कि नदी से लगता हुआ नहीं है, वहाँ पे भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रहती है। कुछ आबादी के इलाके हैं, कुछ खेत हैं, तो उनमें भी हमने जो एक मोबाइल इस बार जो हमारे यूनिट्स हैं, पंप्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाई है और जो एग्जिस्टिंग जो पंप्स हैं उनको सबको रिपेयर ऑलरेडी करवा लिया है हमने। ये जो पत्थर आया हुआ है इससे कितना काम हो सका है, अगर और ज़्यादा जरूरत पड़े तो और आ जाएगा। उसके लिए ये कह रहे थे साथ साथ कि जहाँ कहीं दिक्कत आवे इसमें पिचिंग लगाने में, कहीं ठोकर टूटने में, तो अफसरों को भी ये बोल देते उसके लिए जरूरी हमारे से कन्फर्म करें और उसको साथ साथ संभाला जाए। जी हम तो बहुत संतुष्ट है। आज पीछे टूटी थी जी बिगेलो प्रबंध कर दिया। डाकवाड़ा गुजरान रोडान डाकवाड़ा दोनों गांव का रखता है, इसमें पहुंचे थे। इस पर पक्का स्वास्थ्य दे गया। जमीन का खतरा था, एक आदमी के 10-10 किले 20-20 किले जब न में बह गए तो ये भी न बचाव के लिए पत्थर के ठोकरे लगवाने शुरू किए। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को निःशुल्क और त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में हरियाणा द्वारा उठाया गया कदम अब पूरे देश के लिए आदर्श मॉडल बन चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को लागू की गई निःशुल्क कैशलेस इलाज योजना के सफल और प्रभावशाली क्रियान्वयन ने हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान दिलाया है। यह हरियाणा पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता का परिणाम है, जिसने इस योजना को धरातल पर उतारते हुए इसे एक सशक्त, संवेदनशील और प्रभावशाली राहत तंत्र के रूप में साकार कर दिखाया। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस असाधारण उपलब्धि पर ट्रैफिक एवं हाईवे विंग की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह योजना जनसेवा, सुशासन और उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है और भविष्य में भी नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण इसी तरह जारी रहेगा। योजना लागू होने के बाद से अब तक 3167 सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में हरियाणा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को निःशुल्क कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया। ये आंकड़ा देश के किसी भी राज्य से ज्यादा है। हर जिले में डीएसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया, जो 24/7 सक्रिय जिला सड़क सुरक्षा सेल की अगुवाई करते हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही महज 6 घंटे के भीतर केस की डिजिटल प्रोसेसिंग और अप्रूवल सुनिश्चित की जाती है। एक राज्यव्यापी समर्पित व्हाट्सएप नेटवर्क के जरिए सभी मामलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। ये एक अनूठा प्रशासनिक प्रयोग है जो अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। आज राज्य के 1228 अस्पताल योजना में पंजीकृत है, जिससे सुनिश्चित हुआ है कि हर दुर्घटना पीड़ित को बिना देरी के उचित उपचार मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कल आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 123वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी पर क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। उधर कल प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के संबंध में कैथल में आज कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक धूमन सिंह किरमिच ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार के मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर तक सफल बनाने के लिए जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का लोगों के साथ यह संवाद काफी लोकप्रिय है। कैथल में बूथ स्तर पर लगभग 70% लोगों द्वारा प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना जा रहा है, लेकिन हमने इस बार निर्णय लिया है कि कैथल के 100% बूथों पर लोग इस कार्यक्रम को सुने। इसके अलावा उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। कार्यकर्ताओं ने अब की बार 100% तैयारी की है कि हम हर एक बूथ पर मन की बात सुनेंगे। ऐसा पार्टी का निर्णय है और ऐसा पार्टी का उद्देश्य है कि इस मन की बात के उद्देश्य से, इसके माध्यम से हम हर वर्ग से जुड़ें और हमारा जो कार्यकर्ता जो बूथ पर बैठा है, जो शक्ति केंद्र प्रमुख है, हमारे मंडलों के जो पदाधिकारी हैं,
हमारे प्रमुख लीडर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, पूर्व सांसद हैं, सभी इस मन की बात को एक तरह से पर्व के तौर पर मनाते हैं। और मुझे खुशी है कि कैथल जिला में जो मेरे पास आज फीडबैक आया है कि 70% पिछले महीने बूथों पर मन की बात सुनी गई और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो आम जन तक गया। ये बहुत गर्व की बात है, बहुत सुंदरता की बात है। और आगे इनका सभी मंडल अध्यक्ष जो हमारी टीम यहाँ पर है, इन सब ने ये योजना बनाई है कि इस 29 तारीख को 100 की 100% बूथों पर मन की बात सुनी जाएगी। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के तहत एक अभिनव पहल के अंतर्गत ऑपरेशन द्रोणगिरी के प्रथम चरण में भारत सरकार ने हरियाणा सहित 5 राज्यों को चयनित किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की पहल को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन द्रोणगिरी के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कमेटियां गठित की हैं। सोनीपत जिले को प्रथम चरण के लिए प्रारंभिक तौर पर योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि एवं सूचना आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश राज्यों को भी प्रथम चरण के लिए चुना गया है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले भू स्थानिक आंकड़ों को सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाना है ताकि कृषि, परिवहन, बुनियादी ढांचा, आजीविका और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस परियोजना की नोडल एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया है। इस पहल की प्रभावी निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि महिला शक्ति की महिमा को भाजपा सरकार ने हमेशा प्रोत्साहित किया है। हमने लाडली और ड्रोन दीदी जैसी कई योजनाएं लागू की और पंचायत में महिला आरक्षण को साकार रूप दिया है। उन्होंने कल चंडीगढ़ में आयोजित इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसमें बड़ी तादाद में महिलाओं की भागीदारी को सराहते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि यहाँ मौजूद एक एक महिला देश और प्रदेश के विकास की एक मजबूत कड़ी है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट अब 22,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इस कारोबार से लगभग 88 लाख लोगों का जुड़ना दर्शाता है कि ये उद्योग ने बिना किसी निवेश के रोजगार और आजीविका और आय के वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से डिग्री लेकर निकलने वाले युवा वर्ग भी इस कारोबार से जुड़ रहा है और इसे एक बेहतर करियर के तौर पर देखने लगा है, जो कि सराहनीय है। पहली बार हुआ है कि हमारी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा में, 33% रिजर्वेशन हमारी विधानसभा में, और बहुत सारी योजनाएं, निकाय चुनाव होते हैं पंचायत के और दूसरे, उसमें भी रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है। हमारी महिलाएं जो आगे बढ़कर डायरेक्ट सेलिंग में जो अपना नाम कर रही है, हमारे स्टेट का नाम कर रही है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे बताया गया कि हमारा नॉर्थ इंडिया ही 33% शेयरिंग डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पूरे इंडिया में है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और 22,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हमारे डायरेक्ट सेलिंग से हमारे कंट्री को हो रही है, और उसमें से हमारा हरियाणा का अगर बात करूं तो 1,000 करोड़ हमारा शेयर है। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने 50 से ज्यादा महिला उद्यमियों को डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित भी किया। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें उत्पादों में नवाचार और नए उद्योगों की विविधता को प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का 3 और 4 जुलाई को मानेसर में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन देश में ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में जब देश भर से प्रतिनिधि हरियाणा पहुंचेंगे तो उन्हें केवल प्रशासनिक दक्षता ही नहीं बल्कि एक सशक्त और सुसंस्कृत हरियाणा का अनुभव करवाया जाए, ताकि अतिथि यहां से अविस्मरणीय अच्छा अनुभव लेकर जाए। उन्होंने कल चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर इस सम्मेलन का
प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुग्राम वासियों को इसकी जानकारी दी जाए। इस सम्मेलन का आयोजन लोकसभा सचिवालय, हरियाणा विधानसभा और हरियाणा सरकार के समन्वय से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका है, जो शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम है। ये सम्मेलन न सिर्फ शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि विधायिका कार्य प्रणाली और हरियाणा के आतिथ्य भाव की मिसाल भी पेश करेगा। मुख्य प्रधान सचिव ने बताया कि ये सम्मेलन प्रधानमंत्री के स्वप्न एक राष्ट्र एक विधायिका की दिशा में बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है। इस सम्मेलन के निमित्त शहरी स्थानीय निकायों की देश के विकास में सहभागिता को बढ़ाने का रोड मैप तैयार होगा। राष्ट्रीय महत्व के इस सम्मेलन में शहरी विकास की रूपरेखा पर व्यापक चर्चा होगी। इसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल गुरुग्राम स्थित साई का आंगन में आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र के भव्य रथ की आरती कर यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत दोपहर पहांडी अनुष्ठान से हुई, जिसके बाद छेरा पहरा की रस्म राज्यपाल द्वारा निभाई गई, जो भगवान के प्रति सेवा और विनम्रता का प्रतीक मानी जाती है। राज्यपाल ने कहा कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक आत्मा है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं और अध्यात्म और मानवीय मूल्यों को बल देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि भगवान श्री जगन्नाथ सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने भी रथ यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह रथ यात्रा भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का प्रतीक है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने आयोजकों को इस अनुशासित और भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। करीब 25 फीट ऊंचे रथ को हजारों श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करते हुए खींचा। अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से आए श्रद्धालुओं ने भी इसमें हिस्सा लेकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जय जगन्नाथ के नारों से पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर रहा। वहीं सांस्कृतिक मंच पर ओडिशा की लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि ने रथ यात्रा को भक्तिमय उत्सव में बदल दिया। प्रदेश के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कल नरवाना के सामान्य अस्पताल में 60 लाख रुपए की लागत से तैयार नए ब्लॉक यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि जनता से जो वादे किए गए उन्हें पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि नया ब्लॉक अस्पताल की कई पुरानी जरूरतों को पूरा करेगा और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग, जो लगभग 14 एकड़ क्षेत्र में फैली, से लेकर 2 बड़े प्रस्तावों पर काम चल रहा है। ₹60 लाख की लागत से ब्लॉक यूनिट के आज हमने यहाँ शुरुआत की है और यहाँ के हॉस्पिटल की बहुत सी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करेगी। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ जो मैंने वादे किए हैं जनहित ऐसी एक भी काम में कमी नहीं आने देंगे। ना तो सरकार के पास नीति कमी है, ना सरकार के पास पैसे की कमी है और आपका चौकीदार, आपका वकील, आपका साथी नरवाना के हित के लिए, चाहे सीवरेज का काम है, चाहे बस स्टैंड का काम है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट की बात है या शुद्ध जल नरवाना को 100% नहरी पानी मिले पीने में, उस सारी योजनाओं को लेकर मैं आगे काम को बढ़ाने में लगा हूँ और आपका सहयोग जिस प्रकार से मुझे मिल रहा है मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तंजानिया गणराज्य के संयुक्त वित्त आयोग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्य सचिव ने भारत के राजकोषीय ढांचे को रेखांकित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर संघीय जिम्मेदारियों, राजस्व स्रोतों, ऋण वित्त पोषण तंत्र, ऋण और अनुदान के विभाजन की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने भारत में राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए बताया कि राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर राजस्व का हिस्सा मिलता है। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। उन्होंने नाबार्ड और एनसीआर योजना बोर्ड जैसी प्रमुख संस्थाओं की भूमिकाओं पर भी चर्चा की। अनुराग रस्तोगी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक राज्य विकास ऋण या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की सुविधा प्रदान करता है और विदेशी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से
ऋणों आमतौर पर परियोजना विशिष्ट ऋणों का प्रबंधन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन, ऋण सेवा और ब्याज दरों पर प्रतिनिधिमंडल के प्रश्नों का भी जवाब दिया। संयुक्त वित्त आयोग सचिवालय के अध्यक्ष अहमद सादत ने व्यावहारिक सत्र के लिए हरियाणा सरकार का आभार जताया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।